ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम संक्रांति क्यों होती है और ये मकर संक्रांति को ज्यादा क्यों महत्व दिया गया है। देखो, अगर हम संक्रांति की बात करें, संक्रांति की बात करें तो हर एक, पहले बताएं आप लोग, आवाज मेरी आ रही है सबको कि नहीं? आ रही है गुरुदेव। हाँ। आ अगर रही हम गुरु जी। संक्रांति की बात करते हैं तो हर एक महीने संक्रांति होती है। ठीक है, हर एक महीने संक्रांति होती है। सूर्य प्रतिदिन जो है एक अंश चलता है, 30 अंश जैसे हो जाता है तो 30 अंश से एक राशि चेंज कर देता है। तो एक अंश जब रोज चलता है तो इस प्रकार से भगवान सूर्य अगर एक अंश रोज चलते हैं तो 30 दिन पे एक राशि चेंज कर देते हैं। और चंद्रमा जो है 2.25 दिन पे एक राशि चेंज कर देते हैं। ठीक है, चंद्रमा जी 2.25 दिन पे, जी, एक राशि चेंज करे तो चंद्रमा की चाल तीव्र है या पृथ्वी से थोड़ा नजदीक है और सूर्य जो है दूर है, तो इसलिए 30 दिन पे जब राशि चेंज कर देते हैं तो इसलिए जिस जिस राशि में सूर्य जाते हैं उसकी संक्रांति कही जाती है। जैसे मेष में गए तो मेष की संक्रांत, वृष में गए तो वृष की संक्रांत, मिथुन में गए तो मिथुन की संक्रांत, मिथुन में गए तो मिथुन की संक्रांत, कर्क में गए तो कर्क की संक्रांति, और कर्क के बाद सिंह में गए तो सिंह की संक्रांत, फिर कन्या में गए तो कन्या की संक्रांत। इस प्रकार से तुला की संक्रांत, वृश्चिक की संक्रांत, धनु की संक्रांत, उसके बाद मकर की संक्रांति जो अभी मकर संक्रांति हुई है। अच्छा, मकर संक्रांति का महत्व क्या है? सूर्य के दो आयन कहे गए हैं, दो आयन, एक तो उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में सूर्य कब जाते हैं, उत्तरायण में कब आते हैं। मकर संक्रांति का जो सही वो है, किस माने में मकर संक्रांति को आ, बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, उसका मेन मतलब यही होता है कि सूर्य जो है अपनी राशि चेंज करके जब धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तो वह मकर की संक्रांति कहलाती है। जब धनु से मकर में आते हैं तो वह मकर की संक्रांति कहलाती है। और उस समय जब मकर में आते हैं सूर्य तो उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण हो जाते हैं तो शुभ कार्य जैसे विवाह है, हवन है, यज्ञोपवीत हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, ऐसा सारी चीजें जो शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य इसमें संपन्न किए जाते हैं। तो इसलिए उत्तरायण का महत्व अधिक है, उत्तरायण का महत्व अधिक है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो उस उसमें जो है अधिक महत्व है। और तो उत्तरायण में कब तक रहते हैं? उत्तरायण में रहते हैं 30 अंश तक मकर में। मकर से सुनो, मकर जब धनु राशि त्याग करके मकर में प्रवेश करते हैं तो शुभ कार्य के लिए, विवाह शादी इत्यादि के लिए मुहूर्त हो जाता। अच्छा, जब धनु में रहते हैं जब तक, तब तक वह 6 मास कहलाता है, खर मास जिसे कहते हैं। पूष इत्यादि के महीने में शादी विवाह शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन जैसे ही पूष खत्म होता है, जैसे ही पूष खत्म होता है और 14 जनवरी आ जाती है, तो 14 जनवरी के जब सूर्य जो है प्रवेश कर जाते हैं मकर में तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ लग्न इत्यादि शुरू हो जाती है, अर्थात खर मास का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ये 14 जनवरी को निश्चित है। लेकिन होता क्या कि मान लो कई बार 14 जनवरी को
जो सूर्य की गत है दोपहर में आई, 2 बजे के बाद आई, 3 बजे के बाद आई। तो इस जो वेला है, मकर संक्रांति की वेला है, उस पे होता क्या कि दान और स्नान का महत्व है। स्नान और दान का महत्व है। और मान लो दोपहर बाद आया, 2 बजे आया, शाम को ऐसी स्थिति पड़ी, तो उसमें स्नान और दान संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अपने यहाँ लोग स्नान दान बिना नहाए खाए सुबह ही करते हैं। तो इसलिए उदया तिथि को हम लोग 15 तारीख को मान लेते हैं मकर संक्रांति। कई बार दुविधा होती है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि पंडित लोग जो है मकर संक्रांति 2 दिन कर देते हैं। तो 2 दिन इसीलिए होता है कि जिस समय सूर्य मकर में प्रवेश करता है वही टाइम लिया जाता है, वही टाइम लिया जाता है। तो अभी हमने उत्तरायण के बारे में समझा। उत्तरायण कब तक रहते हैं सूर्य? मकर, कुंभ, मीन। अब एक एक महीना मान लो, 14 जनवरी से 14 फरवरी मान लो मकर में रहे। 14 फरवरी के बाद 14 मार्च किसमें आ गए? क्या कहा, 14 मार्च तक आ गए आपके कुंभ कुंभ में। में। फिर 14 मार्च से 14 अप्रैल कुंभ के बाद मीन। मीन में। मीन के बाद फिर एक महीना मेष फिर मेष। में। मेष में आएंगे, फिर वृषभ मेष में के बाद आएंगे, वृषभ वृषभ। में आएंगे, मेष मेष के बाद वृष में। वृषभ में वृष आएंगे, के बाद मिथुन मिथुन में। में। आज जैसे मिथुन खत्म होता है, कर्क होता है, तो कर्क में दक्षिणायन हो जाते हैं। तो उस दक्षिणायन हो जाते हैं तो शादी विवाह इत्यादि, आ, आ, उपनयन संस्कार इत्यादि जो भी क्रियाएं होती हैं ये बंद हो जाती है, अर्थात शुभ कार्य वहां बंद हो जाता है। इतना सबके समझ में आ गया? जी जी गुरुदेव। अच्छा, हाँ। जी तो गुरुदेव। 6 महीने सूर्य जो है उत्तरा, अब हमारे ख्याल से ये हमने पंचांग वाले क्लास में भी बताया था, और ज्योतिष की जब क्लास शुरू हुई थी फिर भी बता दिया था। अभी जो लोग नए जुड़े होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा, बहुत सारे हमारे पुरोहित बंधु हैं उनको मालूम है चीजें, लेकिन जिन्हें नहीं, वो भी इस चीज को समझ गए। उत्तरायण का बोलते हैं गुरुदेव आपकी आवाज कट रही है गुरुदेव। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। उत्तरायण कब उत्तरायण कब होते हैं, दक्षिणायन कब होते हैं, ये सब लोग समझ गए होंगे। समझ गए सबको? अच्छा। जी जी गुरुदेव। हाँ, 30 अंश जो है जब चलते, अब 30 अंश से जोड़ना शुरू कर दो तो होता है क्या कि 130 अंश, एक महीने पे 30 अंश सूर्य चलते हैं। तो पूरे साल में कितने चले? 12 राशि हो तो 360। 12 तिहाई 36, 360। 360 अंश। 360 अंश, ठीक है। तो एक 360 अंश चल पे पूरा साल बदल जाता है, ठीक है। जी। तो इसीलिए जो है जब मकर में प्रवेश करते हैं, शुभ कार्य इत्यादि शुरू होता है, तो इसलिए इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। और इसमें नदियों में जब सूर्य की रश्मि पड़ती है, तो ऐसे में जो है स्नान करने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है, लोगों की भावनाएं स्वच्छ होती हैं, और शनिजन्य पीड़ा से कई बार मुक्ति मिलता है, क्योंकि शनि की राशि में है ना। तो इसीलिए लोग मकर संक्रांति को, या जिनके सूर्य खराब होते हैं तो गुड़ तिल इत्यादि, तिल है काला तिल जो है शनि के, गुड़ ध्यान दे। गुड़ सूर्य के, इसलिए तिल और गुड़ मिश्रण करके, क्योंकि सूर्य जो है अपने पुत्र शनि के घर में आए, तो इसीलिए तिल और गुड़ मिश्रण करके रेवड़ी इत्यादि जो भी बनती है
हमारे यहाँ तिलवा बनता है, तिल का लड्डू बनता है। तो तिल तिल और गुड़ मिश्रित करके, क्योंकि सूर्य और शनि की वस्तु को मिश्रित करके दान भी किया जाता है और उसको खाया जाता है। तो ये हमने आज मकर संक्रांति के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पे, गुरुदेव, जो मेरा अभी एक हम प्रश्न पढ़ है। रहे हैं। हाँ, गुरुदेव, प्रश्न करें, प्रणाम। प्रश्न करें। ये हर एक प्रणाम, राशि प्रणाम। में जो संक्रांति आती है, तो हर एक जी, का कुछ सूर्य का प्रभाव अलग अलग रहता है गुरुदेव, प्रत्येक राशि पर। हाँ, देखो ऐसा होता है ना, जब जिस राशि पे सूर्य होते तभी तो हम करते हैं ना, कि जी जी सूर्य किसी का अच्छा फल दे रहा है, कभी बुरा फल देता है। जब हम देखते हैं, गोचर देखा जाता है ना, गोचर कुंडली जी होती है, तो उस समय देखा जाता है कि सूर्य आपके कहाँ है। हाँ, जी कई बार होता क्या कि किसी बालक बाल्यकाल बहुत सुखद बीतता है और जवानी में उसको दिक्कत होने लगती है, या किसी का साल में ही, मान लो हम साल का ही माने, तो 2-4 महीना बहुत बढ़िया चलता है, 2-4 महीना बहुत खराब, क्योंकि ग्रह जो है अपने राशि परिवर्तित करते हैं। जब जी जी आपके शुभ 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 चीजों पे अगर उनका दृष्टि पड़ती है तो आपको शुभ देते हैं, किसी अशुभ चीज पे दृष्टि पड़ती है तो अशुभ फल देते हैं। ऐसा होता है ना, किसी किसी जी का बालकपन बहुत बढ़िया जाता है, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, किसी का बहुत बुरा जाता है और बाद में अच्छा हो जाता है। बाल्यकाल बहुत गरीबी से बीतती है और बाद में अच्छा हो जाता है। यही होती है राशियां, जब अदलती बदलती रहती हैं तो प्रभाव भी अच्छा होता। क्या कि सूर्य तो मान लो 1 महीना में बदल लेते हैं, चंद्रमा 2 सवा दिन में, 2 दिन में बदल लेते हैं, शुक्र भी लमसम 1 महीना, और आपके क्या कहते हैं, शुक्र भी एक एक महीना लमसम कर लेते हैं। और ये आपके शुक्र के बाद बुध बुध भी लमसम 1 महीना ही एक राशि पर रहते हैं, 30 दिन। अब गुरुदेव, मंगल गुरुदेव, 45 दिन। मेरा मेरा कहना है कि अगर कोई हाँ, मंत्री, तो उसके ऊपर जो संक्रांत गिर गई ऐसा बोलते हैं, तो उसका पद छीन जाता है, ऐसा में मेरा सवाल है गुरुदेव, वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ संक्रांति से ही नहीं होता, संक्रांति से ही नहीं होता, और भी ग्रह होता। मैं बताऊं फल कैसे होता है। देखो, इनका जो अभी हमने बताया, सूर्य 1 महीना में चलकर साल भर में ये फिर उसी राशि पे आ जाते हैं। चंद्रमा चंद्रमा महीने भर में आ जाते हैं उसी राशि पे फिर से, जी ठीक है। आ मंगल मंगल जो है 45 दिन पे आ जाते हैं, ठीक है। जी मंगल 45 दिन पे आ जाते हैं। और आपके क्या कहते हैं, बुध भी तीस एक दिन महीना। पे, शुक्र भी। शनि जो होते हैं, अब शनि की अगर बात करें हम, समझ रहे हैं ना, 30 महीना, जी जी, 30 महीना। शनि की बात करें तो शनि एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। अब ये 2.5 2.5 साल करके अगर 12 को हम करें तो उस राशि पे आने में उनको 30 वर्ष लग जाता है। और करिए क्या उसको, वो अगर हम 2.5 2.5 साल वो करने के, मान लो आज धनु पे मान लो शनि है, वैसे तो अभी वहाँ मकर में है। अगर मकर में से फिर मकर में आएंगे तो उनको लमसम, क्योंकि एक एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं, तो दूसरी राशि पे गए तो 5 साल हो गया, फिर 2.5 साल, फिर ऐसे ऐसे अगर 12 दूनी 24 और आधा कर दो 12 का 2.5 साल के, तो 30। 30 साल में जो क्या कहते हैं, शनि दोबारा उस राशि पे आते हैं। शनि को एक राशि से पूरा 360 अंश जो है घूम के अगर आने के बाद किया जाए तो उन्हें जो है वो समय लग जाता है, अ, उन्हें वो समय लग जाता है 30 वर्ष। तो इसीलिए 7.5 एक आदमी के जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा है तो 3 7.5 आ पाती है। भाई मान लो 100 साल हम उम्र मान लेते हैं एक आदमी का, तो अगर 30 30 साल पे मान लो तो 30 तिहाई 90, जी ठीक है। हाँ, वैसे तो जीने को अपवाद में लोग 120 साल भी जिए हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो, अगर हम 100 वर्ष की आयु मानते हैं अभी तो तो आजकल तो 60 और 90। 70 का होता है। हाँ, अब तो अगर मान लो आज तक 90 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो
अगर 90 भी मान ले, 30 या 90। तो शनि को, अच्छा राहु केतु भी क्या 18 महीने रहते हैं एक राशि पे। तो इसलिए जो है राहु केतु भी 18 महीने रहते हैं। तो इसलिए जो है शनि का है, अब 30 साल में शनि जब मान लो राशि चेंज की है, तो आधी उम्र लोगों की बीत जाती है। तो तब मान लो कई बार 30 साल या 60 साल बाद लोगों को सुख मिलता है। वो यही कारण होता है कि राशियां जो है, ये जो ग्रह होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, उस गोचर में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है संतोष जी, समझ गए? इसीलिए संतोष जी, संतोष जी सुन रहे हैं? जी जी गुरुदेव, सुन रहे। हाँ देखो, इसीलिए इनको मंद ग्रह कहा गया है। शनि को मंद संज्ञा का, मंद माने धीमी, मंद का मतलब होता है धीमा। अब ये इतना धीमे चलते हैं कि इनको जो है चंद्रमा को जो महीना भर लग जाता है। चंद्रमा 15 दिन पे कितना पहुंच जाते हैं, 180 से, और 360 अंश महीने से पूर्णमासी को तो प्राप्त कर लेते हैं। फिर पूर्णमासी को प्राप्त कर लेते हैं चंद्र। ठीक है, लेकिन सुन रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। हाँ, एक्चुअली हो क्या रहा है कि फोन आता है ना, तो आवाज एकाएक बंद हो जाती है। अब मैं फोनों को काट रहा हूँ। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को मतलब 15 दिन पे अमावस्या हो जाती है। 15 दिन के बाद एक महीने को 360 अंश घूम लेते हैं सबसे जल्दी। और वही 360 अंश से घूमने में 30 साल लग जाता है शनि को। तो शनि जो है सबसे लेट और सबसे तेज ग्रह में किसको माने? चंद्रमा को। ठीक है, सूर्य को हमने बता ही दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर लें, फिर हम चलते हैं विषय वस्तु, जो बुध ग्रह हमारा, बुध ग्रह पे हमारी वार्ता चल रही थी वृषभ लग्न के, उस पे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न करें। गुरुजी थोड़ा वृषभ लग्न का, एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है आपका, तो वृषभ लग्न का सूर्य चंद्र मंगल का थोड़ा बता दीजिएगा। मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। कोई नहीं, आप ज्वाइन किए रहो और धीरे धीरे चर्चाएं ऐसी चलती है तो ओके, आपको पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसलिए ठीक अब ठीक। फिर से तो हाँ, ये चीजें पहले भी, जी और हमारी एक हाँ, पंचांग की कक्षा चलती है, जी जी। तो उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये पंचांग में हमारे यहाँ ये सब पढ़ चुके हैं लोग। लेकिन फिर भी नए लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूटते हैं, तो इसलिए जो है पुनरावृत्ति इसीलिए हम कराते रहते हैं इन चीजों का। ठीक है आपने जो ये उत्तरायण का बताया है, जी। आपने जो उत्तरायण का बताया सूर्य की 14 जनवरी वाला, तो ये तो उत्तरायण जो है तो 21 दिसंबर को ही उत्तरायण हो जाता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, हेलो बोले। हेलो। हाँ, ये उत्तरायण जो अभी आपने बताया 14 जनवरी या 15 जनवरी को हो जाता है। 14 जनवरी रात को, शाम को या सुबह कभी भी होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए 14 जनवरी को ही होता है। थोड़ा हाँ समय 14, में आगे हाँ पीछे हो जाता, तो इसलिए लोग जी 15 जनवरी को मानते हैं। जी। तो वहाँ जो नहीं लेकिन जानते ना, वो सारे ब्राह्मण हाँ लोगों ने ऐसा कर दिया। आप लोग अगर पुरोहित कर्म में हैं तो आपके हाँ सामने भी समय, अच्छा लोग जानते नहीं कैसे होती, वो तो जानते जी मकर जी। संक्रांति लोग 2 दिन कर दिए। मकर नहीं संक्रांति होता कैसे है, ठीक है, हाँ, वो लोगों को मकर नहीं पता है, संक्रांति, विशेषकर ज्यादातर पंडितों को भी नहीं पता है। जी जी जी। ठीक है मकर संक्रांति एक्चुअली ये होता है कि सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसको मकर संक्रांति कहा गया है। जी। और उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण जो है 21 दिसंबर को बनाया जाता है, जिसे मकरांत भी कहा गया है। और दक्षिणायन जो है वो 21 जून को हो जाता है। यह वो जन्मभूमि एक्चुअली पंचांग। ऐसा है ना, वो जी आप जो बोल रहे हो वो अंग्रेजी मतारिख है, जो अंग्रेजों का हिसाब है उससे हाँ हाँ होता है। लेकिन हमारे यहाँ हाँ जैसे सूर्य जैसे सूर्य है, हाँ आ, धनु राशि छोड़ के मकर में आ जाते हैं, ठीक है, तो हाँ उससे जो है
हाँ उत्तरायण मान लिए जाते हैं, और जैसे क्या कहते हैं वो अ, मिथुन दक्षिणायन में राशि जाते छोड़ हैं। करके, मिथुन राशि छोड़ करके और हाँ कर्क में प्रवेश कर लेते हैं, तो उसको हम दक्षिणायन मानते हैं। हमारी जो जी वैदिक परंपरा है वो है। अच्छा, अंग्रेजों का है क्या? वो राशियों में भी उन्होंने डेट कर दिया है, फलाने हाँ मई से फलाने तक। हाँ हाँ अंग्रेजों ने किया क्या, फला जो है ये राशि, ठीक है। और जी इस फला मई से फला मई तक, इतने से इतने ये राशि उन्होंने, इतने अप्रैल से इतने अप्रैल तक ये राशि ऐसा किए हैं। लेकिन हमारे गणना से कई बार तो पड़ जाता है सही सही, लेकिन कई बार हमारी गणना हम्म। से वो पूरा नहीं पड़ पाता। हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, उससे कई बार पूरा नहीं हाँ हो पाता, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता जी है, जी जो उनकी गणना। अच्छा अच्छा हाँ, उनमें कई बार हाँ अच्छा, हमारे हम्म। यहाँ हम लोग चंद्रमा को देख के वो करते हैं, इसीलिए अंग्रेजी तिथियों में और हमारे उसमें अंतर आ जाता है। जो जी एक तो सौर मास कहा जाता है, जो सूर्य से गणना की जाती है। एक चंद्र मास कहा जी जाता है, जो चंद्रमा से गणना इसीलिए हमारे यदि महीने में हम थोड़ा तिथियों में भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ नहीं, इसलिए थोड़ा सा जो तो चंद्रमा के हिसाब गड़बड़ हो से। जाता है। हाँ, गड़बड़ हो जाता है जी। हाँ मैं यही बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि यदि सौर मास से यदि चलेंगे तो अधिक मास कभी नहीं आएगा। अधिक मास चंद्र मास से आता है। हाँ, वही होता है कि जो तिथियां छोटा छोटा घटती बढ़ती है, वही जो है 3 साल में सीधा एक जो बार है एक जाते एक एक हैं। हाँ महीना बन जाते हैं। ठीक गुरुदेव, चंद्रमा से गुरुदेव इस कभी साल भी श्रावण मास में ये अधिक मास आ रहा है गुरुदेव। जी इस बार अच्छा, अधिक हमारे मास पास चंद्र मास में है। नया पंचांग हमने लिया नहीं। अब हम इलाहाबाद जाएंगे तो लाएंगे, तो देख जी लेंगे, जी क्योंकि है क्या कि अपना पुरोहित कर्म तो है नहीं, तो कई जी जी बार जरूरत भी नहीं। हाँ, अपना कई बार अपने को जरूरत भी नहीं पड़ती, जी जो आपने तो ये इसलिए बताया थोड़ा। इसलिए हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि चंद्र मास से ही अधिक मास बनता है, सौर मास से कभी अधिक मास आएगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो हाँ सीधा सीधा एक महीने पे ही राशि चेंज हो जाती है उनकी। हाँ और चंद्रमा, और हाँ, चंद्रमा की वो करते हाँ करते गणना पे, इसीलिए कई बार क्षय तिथियां हो जाती है, कई बार तिथियों में छह वृद्धि मास हो भी हो जाता जाती है। है, 6 मास भी हाँ हो जाता है। हाँ, 6 मास जो तिथियां है वो घट जाती है, बढ़ जाती है, तो वो हाँ जो वही होते होते सीधा सीधा 3 साल में तीसरे साल एक महीना का फर्क हो जाता है, और 30 दिन दूसरा का। दूसरा ये गुरुजी के हर 62 वर्ष पे जाके 6 मास बनता है, हर 62 वर्ष पे। हेलो हाँ, बोले बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी हाँ अब। 60 वर्ष से 62 वर्ष के बीच में जाके एक 6 मास हो जाता है, एक मास 6 हो जाता है मास का। जी जी। हाँ जो 1983 में हुआ था उस मास जो माघ महीने का 6 हो गया था। हाँ, वो 6 मास भी होता है। वो हर तो 60 से 62वें वर्ष में जाके बनता है। जी, जी जी आगे तो कहिए ये हम गुरु जी। समझ ले। अब हम विषय विषय वस्तु पे आ रहे थे। ये तो जी हमने जी पुनरावृत्त की जो हम पढ़े थे। जी विषय जी जी वस्तु जी पे अगर आप विषय वस्तु हाँ पे आते हैं, हम पढ़ रहे थे वृषभ लग्न में बुध का प्रभाव। अष्टम भाव चल रहा है गुरुदेव। हेलो हेलो गु- अष्ट- हम पढ़ रहे थे। गुरुदेव अष्टम अब भाव आप का कहाँ चल रहा तक है पढ़ गुरुदेव। लिए थे? सप्तम भाव हो गया है, अष्टम भाव का चल रहा है। अच्छा, तो हमने जाना था कि बुध की एक ही दृष्टि है, और जब 8वें में बुध होते हैं, 8वें घर में बुध होते हैं, तो एक बार मैं कहीं बैठता हूँ तो आपको राशि बना के बताता हूँ, क्योंकि बिना राशि
साइड में उसको छुपा करके और फिर देर हुई ज्वाइनिंग में तो मैं एक जगह बैठता हूँ जो मेरे साथ जाती हूँ तो मतलब मैं एक बार पहन रहा और आपको दिखाई दे रहा है आपको? जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। तो हम आपको कैमरे पे अगर हम बात करें तो दिखाई दे रहा है? एक कुंडली हमने बनाया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा कि नहीं? जी नहीं दिखाई दे रहा है गुरुदेव, अब अभी भी नहीं गुरुदेव। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। थोड़ा आप लोग बना लो कुंडली, क्योंकि मैं जहाँ हूँ तो लाइट हो इसकी दिक्कत हो, मैं किसी के गोदाम में जो है खड़ा होकर आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग एक बिशप लगने की कुंडली बनाएं तो मैं देखता हूँ अगर वृषभ लग्न में अष्टम स्थान धन आएगा। जी वृषभ लग्न में अष्टम स्थान धन राशि आएगा, गुरु का धन राशि। बात नहीं है, समझाने के लिए तो बहुत जरूरी है ना। जी 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 गुरु, नहीं अन्य लोगों को बस जो कदर हाँ, समझ नहीं पाए इसके लिए सब बता लोग रहे सब हैं। लोग एक कुंडली बना लो। देखो आप जैसे सब नहीं है ना, अरे गुरु, जब तो तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे सब नहीं है। कुछ लोगों को हमसे भी ज्यादा मालूम है, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कुछ नहीं जानते। तो सबको, क्योंकि आप लोग पुरोहित कर्म में हैं तो सबको साथ लेके चलना होता है ना। क्लास गुरुदेव में अब तक की क्लास धनराशि खत्म नहीं हो है गई गुरुदेव। होती अगर अगर ऐसे पढ़ाया गया होता ना तब तक। अब कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। जी गुरु जी, दिखाई दे लेकिन रहे हैं। तो अगर यहाँ अष्टम भाव में बुध होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी है। ठीक है, अगर यही बुध हुए तो ये गुरु की राशि है। एक तो इस भाव से हम विचार करते हैं गुप्त विद्या का, इस भाव से हम विचार करते हैं गुप्त विद्या का, गुप्तांगों का और गुप्त रहस्यों का। गुप्त रहस्य में हमारा मृत्यु आ जाती है, मृत्यु गुप्त रहस्यों में आ जाती है, क्योंकि मृत्यु सबको पता नहीं होता। और मृत्यु होती कैसे है? मृत्यु होती है या तो कोई दुर्घटना हो या तो कोई रोग हो। ठीक है, या तो कोई दुर्घटना हो या तो रोग हो, इसी से मृत्यु होती है। इसीलिए हम यहाँ गुप्त रोगों को, यहाँ से गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्या। इसका माइक खुला है। संतोष जी माइक बंद कर लीजिए। कोई प्रश्न है क्या संतोष जी? जी नहीं गुरुदेव। बोले। जी नहीं गुरुदेव। गुरुदेव नमो नमो बोल रहे हैं कि इसमें बुद्ध कौन संख्या में है? 9 नंबर। 9 नंबर, 9 नंबर। अष्टम भाव में।
गुरुदेव आपकी माइक म्यूट है। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। जी अंकित जी, क्या प्रश्न है आपका? आपका हेड राइज है। शायद गुरुदेव की नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी। आप में से जिन महानुभावों को वृषभ लग्न में तृतीय स्थान में बुध का और मंगल का फलादेश गुरु जी ने बताया, तो पता हो तो कृपया बताने की कोशिश करें। जी, गुरुजी ने आज तक जो पढ़ाया गया है उसमें युति के बारे में गुरुजी ने अभी तक ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक मेष लग्न में 12 भावों में ग्रहों के फल के बारे में बताया गया है और वृषभ लग्न में 7 भावों तक बुध देव तक जो ग्रह हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर आप बुध देव के बारे में वृषभ लग्न में तृतीय भाव के बारे में पूछना चाहते हैं तो हाँ हाँ बुध लग्न जी, वृषभ लग्न में बुध देव तृतीय भाव में कर्क राशि में होंगे। जी कर्क राशि जो उनकी सम राशि है, ऐसे ऐसे तो वो अपने शत्रु मानते हैं चंद्रदेव को, पर ऐसे में उनकी वो सम भाव में आती है, तो समभाव पराक्रम भाव में आने के कारण उनकी अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधी पड़ेगी। तो जिस भी भाव पे यानी सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी तो वो पड़ेगी उनकी नवम भाव पे। नवम भाव पे तो यहाँ पर गुरुजी ने मेरे को भी पूरी तरह याद नहीं रहा है, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट। जी 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 जी। मैं ये ये कह रहा गुरु था सुंदर जी। हेलो। जी 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 मैं ये कह रहा था वहाँ पे गुरु जी ने बताया होगा कि मंगल का बुध सूर्य का चंद्र सबका बताया होगा ना। तो मैं ये कह रहा था योगी तृतीय स्थान में बुध का और मंगल का सबका बताया, तो उनका क्या फल, मैं ये बता, युति नहीं पूछ रहा था आपसे मैं, जी 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 उनका फल पूछ रहा था। जी बता। जी। हाँ।
जी, तो जैसे आपने पहले ही बताया कि तृतीय भाव में अगर बुध देव होंगे तो वो चतुर्थ राशि यानी कर्क राशि में होंगे, पराक्रम भाव में होंगे। द्वितीय भाव और पंचम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव यानी पंचम भाव में कन्या राशि है और द्वितीय भाव में मिथुन राशि है। तो इन दोनों भावों के स्वामी हुए जो तृतीय भाव में बैठे, तो पराक्रम में जाकर बैठने के कारण उनको धन और अपने विद्या, संतान आदि में लाभ प्राप्त होगा, या अपने पराक्रम के बल से उनको ये सब चीजें प्राप्त होने में और शुभता आएगी। और उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम दृष्टि जाके मकर राशि पे होगी यानी नवम भाव में होगी। तो अगर शनिदेव भी इनके संपर्क में हुए या जो इन्हीं भावों में बैठे हुए होंगे, बुध के साथ बैठे होंगे या नवम भाव में बैठे होंगे, तो फल में और वृद्धि कर देंगे जो शुभ होगा। जी जी बहुत सुंदर सुरेंद्र जी, बहुत सुंदर। कहें गुरु जी हम थोड़ा लेट से आए हैं, तो सप्तम भाव तक, एक से लेकर सप्तम भाव तक लिखाने का प्रयास कीजिएगा। जी, वैसे तो गुरुजी ने जो भी पढ़ाया है इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और वो पैती ब्राह्मण परिवार ने ग्रुप में डाल भी दी है, समूह में डाल दी गई है। तो अगर जी आप ठीक, चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। जी ठीक गुरु जी ठीक। सुरेंद्र जी शायद 9 तो बज गए हैं, गुरुदेव का अभी ड्यूटी टाइमिंग भी छूटने का होता है, तो शायद आज भी कक्षा अपनी बाधित हो गया ऐसा लग रहा है। जी जी नहीं, लोग थोड़ा चर्चा कर लें इन बातों पे, तो एक दूसरे का ज्ञान तो मिलेगा। जी बिल्कुल, वो तो है, आपस में ही चर्चा हो जाए तो ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही। जी, इसलिए थोड़ा ज्ञान की शुरुआत करें। मैं तो आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा शुरुआत करेंगे तो मुझे थोड़ा जानने को मिलेगा, उत्सुकता बढ़ी जाती है इसमें। जी जी और किसी का कोई प्रश्न हो तो संक्षेप में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और किसी और को आता होगा तो वो भी बताएंगे और हम भी बताएंगे, आपस में ज्ञान अर्जित होगा, आपस में एक दूसरे को ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए बताएं कि अपने में ही चर्चा करेंगे, अभी जो ज्वाइंट है जो लोग, तो एक दूसरे का ज्ञान वृद्धि होगी। और सब ये ज्ञान ऐसी है कि एक दूसरे को जब तक हम वार्तालाप नहीं करें तब तक समझ नहीं आया। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, उस चीज को हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो ही पता चलेगा कि इस तरह क्या है। इसलिए कृपया एक दूसरे को अपना ही ज्ञान का आदान प्रदान करें। सुरेंद्र जी मेरे को एक कॉल आ रही है, मैं कक्षा से लेफ्ट हो रहा हूँ। जी ग्रुप के अपने ग्रुप के अंदर विप्रजन नमो नमः, अपने ग्रुप के अंदर गोविंद शास्त्री जी हैं जो ज्योतिष के प्रखंड हैं। उनका मैं काफ़ी लिंक पढ़ता रहता हूँ, जो नारी ज्योतिष के विषय में समझाते हैं। उनका लेख भी आता है, वो बहुत काफ़ी है। यदि कोई, हाँ, तो ये नारी ज्योतिष क्या होता है गुरु जी बताएंगे थोड़ा? जी हमारे साथ गोविंद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारी बात को सुन रहे होंगे तो। हाँ,
क्योंकि नारी ज्योतिष के वो प्रखंड है, उनका लेख में काफी पढ़ता हूँ। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि नारी दोष परिहार होता क्या है और किस तरह बनता है, वो समझ नहीं आता है हमको। जी, अगर यही प्रश्न आप उन्हीं से जानना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो बोलेंगे गोविंद शास्त्री जी, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं। गुरुदेव, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। जी 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 जी। हाँ जी, बाइक में हूँ, बाहर जी जा रहा हूँ। जी 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 जी। जैसे आपने बताया कि नाड़ी दोष या नाड़ी के विषय में, तो यह प्रश्न तो मेलापक में आता है। जब भी हम मेलापक करते हैं यानी कुंडलियों का मिलान करते हैं जातक की, तो उसमें आता है नाड़ी दोष, और ये नक्षत्रों के हिसाब से किया जाता है। जी, अगर किसी को ज्यादा जानकारी है तो इस विषय में प्रकाश डाले। तो तीन ही तो नाड़ी है, आदि मध्य और अंत नाड़ी है। और ये तीनों नाड़ी का अपना अपना स्वरूप होता है। देव, दानव और मानव, इस प्रकार की नाड़ियां होती है। जैसे देव नाड़ी और दानव, ये दो नाड़ियां यदि मिलती है तो ये जो है इनकी विवाह के अंदर जो है वैवाहिक जो अच्छा नहीं रहता है। इस तरह नाड़ी दोष का मिलान किया जाता है। जी, जैसे इन्होंने बताया, एक आधी नाड़ी होती है, अंत्य नाड़ी होती है और मध्य नाड़ी होती है, और इसी के हिसाब से नक्षत्रों के हिसाब से ये नाड़ियां होती हैं, तो उनका फल भी ऐसा ही होता है। जी एक नाड़ी के अंदर, एक नाड़ी में 9 नक्षत्र आते हैं, इसलिए 9 या 27 होते हैं। तो आदि से आदि की शादी नहीं होती है, अंत से अंत की नहीं, और मध्य से मध्य यदि नाड़ियां बनता है तो उसका विवाह नहीं होता। और विवाह यदि होता भी है तो उसका जो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम दोनों में बना ही रहता है। नाड़ी दोष का ये प्रमुख मुख्य साधन यही है, नाड़ी दोष। और नाड़ी दोष आता है तो भ्रुकुटी दोष आता है। जी। और भ्रुकुटी दोष को देखें तो ये खड़ाष्टक में आता है, द्वादश प्रथम में आता है, और द्विद्वादश में आता है, द्विद्वादश में आता है, और खड़ाष्टक और षडाष्टक इस प्रकार आता है जी 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 भ्रुकुटी दोष। तो भ्रुकुटी दोष भी यदि एक समान हो तो भ्रुकुटी दोष में भी शादी जो है विवाह के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ ज्योतिष अपने मतांतर से उसमें भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। यजमानों की ये नहीं देखते हैं यजमान क्या है, लेकिन दे देते हैं कि हाँ अच्छा ही अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा करने लगते हैं। लेकिन आजकल ज्योतिष विद्या को भी कई लोगों ने एक ऐसा मुकाम बना दिया है कि खाली एक आवक का साधन बना दिया है। पर जो है सत्यता जो हम नहीं बता पा रहे हैं कई लोग इनको। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। तो नाड़ी दोष, भ्रुकुटी दोष और आपसी तालमेल, इन सबको मिला के फिर जाके उनका गुणांक बना के फिर उनको सही बताना चाहिए किस नक्षत्र से किसका लेन देन बना हुआ है, उस प्रकार से दें। दूसरा एक ये है नाड़ी दोष के अंदर जो भी इन्होंने पूछा था, नाड़ी दोष में एक ये भी है कि एक ही राशि पे यदि लड़का और लड़की, वर और वधू का एक ही राशि बनता हो तो नाड़ी दोष लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि नाड़ी दोष वहां पे तब लगेगा यदि एक ही नक्षत्र पे दोनों का जन्म होगा। तो नक्षत्र अलग होंगे, राशि एक होगा तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। गुरुदेव, इसमें नाड़ी का दोष तो एक ही नक्षत्र में पैदा होने पर भी नाड़ी का दोष नहीं मान रखा है। उनका लग्न का, उनकी राशि का स्वामी एक हो या राशि स्वामियों में मित्रता हो तो नाड़ी का दोष नहीं माना गया। और नाड़ी का दोष केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए भी नहीं है।
जी, नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही है, लेकिन ब्राह्मण में क्या, ब्राह्मण जात द्विज, जहाँ पे जो जैसे क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, यदि जनोईधारी हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, तो और फिर उनको भी नाड़ी दोष लगता है। यह नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण द्विज, जहाँ पे द्विज शब्द वहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सब स्पष्ट किया है। द्विज शब्द है, द्विज जहाँ पे है वहां पे उनको नाड़ी दोष लगता है। यहाँ पे लगने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे नक्षत्र देखना पड़ता है, नक्षत्र से नाड़ी दोष बना हुआ है। गुरुदेव नाड़ी दोष तो बना है, लेकिन उसमें मेन ये कह रखा है कि दोनों का एक नक्षत्र हो या इन नक्षत्रों का स्वामी एक हो, तो उसमें भी नाड़ी दोष नहीं मान रखा है। तो है ना, मैंने स्पष्ट तो किया आपसे कि नाड़ी दोष एक ही राशि हो, एक नक्षत्र, लेकिन चरण बदल जाते हैं तो नाड़ी दोष नहीं आता है, चरण उसमें देखा जाता है। इस समय क्या आपसी तालमेल शब्द मैंने उपयोग किया था वहां पे। जी 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 नक्षत्र पे मुख्य नक्षत्र है, जी और नक्षत्र के ऊपर भी चरण है, एक ही चरण पे हो, जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र आपका भी है और ज्येष्ठा नक्षत्र बधु का भी है, और एक ही चरण में है, प्रथम ही चरण में, तो दोनों को नाड़ी दोष लग जाता है वहां पे। जी 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 और दूसरा आपको लक्ष्मी जी आपको स्पष्ट कहा, आपने जो कहा नारी ब्राह्मण के लिए नहीं, वो द्विज शब्द वहां पे लिखा हुआ है, द्विज। द्विज यानी यज्ञोपवीत क्षत्रिय भी धारण करते हैं, यज्ञोपवीत वैश्य भी धारण करते हैं, शूद्र भी धारण करते हैं। गुरुदेव ज्योतिष सर्व संग्रह में लिख रखा है कि नारी का दोष जो वर्ण में ब्राह्मण आते हैं, हाँ, द्विज शब्द क्षत्रिय है, वर्ण, द्विज। वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, जो 4 वर्ण बताए गए हैं नक्षत्रों के हिसाब से, हाँ, वहां पे उनमें द्विज शब्द दिया गया है, द्विज शब्द जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन शब्द को नाड़ी दोष लगता है। गुरुदेव वो ज्योतिष सर्व संग्रह में तो यही लिख रखा है कि केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं, करें। द्विज शब्द है, द्विज शब्द का उपयोग है वहां पे, द्विज, द्विज शब्द का उपयोग है वहां पे, ब्राह्मण शब्द उपयोग नहीं है, द्विज शब्द है, द्विज यानी जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो आगे है। जी देखिए, इसी तरह आप एक दूसरे का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, दूसरे का कोई प्रश्न हो तो उसको यदि हम करेंगे तो मिलेगा। और कोई भी पेपर इस बारे में अगर कोई जानता हो तो वो भी अपना इस पे प्रकाश डाल सकता है। जी जब हम कभी भी किसी चीज को हम उल्लेख करते हैं या उसको जानकारी करते हैं किसी भी बारे में, किसी भी, तो हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए वहां पे, जैसे भी गुरु जी बता रहे थे अष्टम स्थान का, अष्टम स्थान धन राशि गुरु का हुआ, अभी गोचर में वहां पे गुरु बुद्ध का भ्रमण चल रहा है गोचर वर्तमान काल में, ठीक है। तो वहां पे यदि हम किसी का कुंडली बना रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो सर्व हमें वहां पे ये ज्ञान करना चाहिए कि जन्म काल में अष्टम स्थान में जो ग्रह बैठा हुआ है वो जिस नक्षत्र पे भ्रमण करेगा, उसी नक्षत्र पे भ्रमण करने से उसको जो है उसका फल पूर्णतः मिलता है, अन्यथा उसका फल जो है पूर्णतः सत्य नहीं होता। हम किसी को देखते हैं कि अष्टम स्थान मार्क बना हुआ, तो हम मार्क के इस फल का भी देगा, जब वो उस नक्षत्र पे आएगा तब जाके उसका वो फल देता है। हेलो। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जन्म कुंडली कोई बनाता है कोई ज्योतिषाचार्य, तो उसमें यन गण वायु अंश के उंदर ये सब इसका क्या स्थान है? इसका भी कुछ स्थान होगा ना? योनि, गान, वर्ण,
ये सबका इससे क्या पता चलता है, बताएंगे? जी, जैसे उसमें वर्ण लिखे होते हैं ना, तो वर्ण से वर्ण का विचार करा जाता है। जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण होता है ना, तो ऐसे ही नक्षत्रों के भी वर्ण होते हैं, राशियों के भी वर्ण होते हैं, ग्रहों के भी वर्ण होते हैं। तो उनसे उन ग्रहों का नक्षत्र आदि का वर्ण का विचार किया जाता है। तो योनि का भी ऐसे ही होता है। योनि कौन सी है? व्यग्र योनि है, मनुष्य योनि है, देव योनि है, दानव योनि है। तो ऐसे उन योनियों का विचार किया जाता है। जी। समय भी हो गया है, तो कोई विप्रवर शांति पाठ कर दे और उसके बाद कक्षा को विराम करते हैं। जी। जी निर्मल से बोलिए। जी मैं शांति पाठ करना चाहता जी जी बोलिए। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवः जद्भद्रं तन्न आसुवः। ओम शांति 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 सर्वरि शांतिरस्तु। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमो नमः। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। नमो नमो सभी ब्राह्मण देवताओं को।